हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स एक सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वाइटल है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स सीखने के बाद ही आप एंटायर केमिस्ट्री सीख सकते हो, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। बच्चों, जब भी कभी हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट और उनकी मोशन की स्टडी करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप ये स्टडी कर रहे हो कि एक बॉल कैसे मूव करती है या फिर एक कार कैसे मूव करती है, क्या एक्सलरेशन है, क्या वेलोसिटी है, क्या स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इस स्टडी को आप कौन से ब्रॉडर हेडिंग के अंदर करते हो? क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। और क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी रूल्स हैं वो सारे लॉज अल्टीमेटली कहां से हमें मिल जाते हैं? न्यूटन्स लॉ से, है ना। सिमिलरली जब भी कभी आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करोगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो उस स्टडी को कौन सी ब्रॉड हेडिंग के अंदर किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है, ओके। और क्वांटम मैकेनिक्स की जो गवर्निंग इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन होती है बच्चों? श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो श्रोडिंगर ने क्या किया था? बहुत सारे इक्वेशन फॉर्मुलेट करे और उन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक फंक्शन की वैल्यू ऑब्टेन होती थी, और वो वैल्यू क्या थी? साई की वैल्यू, ठीक है। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, आपके पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन रहता है, तो आप क्या करते हो? एक्स अज्यूम करते हो, है ना। वैसे ही श्रोडिंगर ने क्या किया था? साई, एक वेव फंक्शन को अज्यूम किया, और पूरी एंटायर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उन्हें साई की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती थी, ठीक है, ओके। अब ये जो साई की वैल्यू ऑब्टेन होती थी, इसमें क्या इंफॉर्मेशन रहता था? तो इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है हमें बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो साई अल्टीमेटली हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। तो अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको साई की वैल्यू निकाल कर लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। और साई की वैल्यू में एक्चुअली होता क्या था? तो साई की वैल्यू में होते थे रियलिटी में क्वांटम नंबर्स। सो अल्टीमेटली क्वांटम नंबर्स हैं क्या? क्वांटम नंबर्स एंटायर रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, मुझे सपोज आपको ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगी? आप कौन से कंट्री में रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो, है ना, कौन सी सिटी में रहते हो, उस सिटी का पिन कोड क्या है, उसके बाद वहां पे आप कौन सी सेक्टर में रहते हो एग्जैक्टली, आपकी कॉलोनी का नाम क्या है, आपके घर का नंबर क्या है, इतना सब कुछ पता करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी जो कंप्लीट एड्रेस है आपकी, उसी तरह से कंप्लीट सेट ऑफ एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होती है, और वो हमें एक्चुअली में मिल कहां पर जाता है? जब हमें क्वांटम नंबर्स की वैल्यू मिल जाती है, तो ठीक है, ओके। तो साई को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें 3 वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स मिल जाती है, ठीक है। क्वांटम नंबर्स टोटल 4 तरह के होते हैं, जिसमें से 3 तरह का क्वांटम नंबर हमें कब मिल जाएगा? जब हम साई को सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। तो एक बार थोड़ा समझते हैं हम इस बात को। मेरे पास, मुझे चाहिए आपका एड्रेस, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे पहले मालूम करना होगा कि आपकी एग्जैक्टली सिटी कौन सी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और सिटी मालूम करने के बाद मैं क्या करूंगी पता है? उसके बाद मैं ये पता करूंगी कि आप कौन सी कॉलोनी में रहते हो। तो मान लो कोई बच्चा है जो के सिटी में रहता है, कानपुर में, कोई है जो लुधियाना में रहता है, और कोई एक बच्चा है जो रहता है मुंबई में, KLM, और एक स्टूडेंट है वो कहां पर रहता है? वो रहता है नागपुर में, N, ठीक है। तो ये सारे KLM, N, ये किसके नाम है? ये सिटीज के नाम है ना। उसी तरह से यहां पर जब आप इलेक्ट्रॉन के केस में देखोगे तो ये KLM, N, ये सारे किसके नेम्स होते हैं? ये सारे नेम्स होते हैं शेल्स के, ठीक है, शेल्स के। या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। जैसे आपकी एक सिटी होती है और उसके करस्पॉन्डिंग एक पिन कोड होता है ना। सिमिलरली हर एक क्वांटम नंबर्स जो भी हम सीखने जा रहे हैं, क्वांटम नंबर्स की एक अल्फाबेटिकल नोटेशन होगी और एक न्यूमेरिक नोटेशन भी होगा, ठीक है। जितने भी क्वांटम नंबर्स आप सीखोगे सबका यही रहेगा, एक अल्फाबेटिकल नोटेशन और एक न्यूमेरिक नोटेशन, ओके।
सो ये जो k है ना, इसको हम n इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं, l को हम n इज इक्वल टू 2 भी बोल सकते हैं, m को हम n इज इक्वल टू 3 भी बोल सकते हैं, और n को हम n इज इक्वल टू 4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है शेल को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो k, l, m, n ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे शेल्स हैं। ठीक है, या ये सारे अगर हम आपके एड्रेस की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिटीज हो जाएंगे। ठीक है, नाउ एक एक शेल में या फिर आपके एक एक सिटी में कई सारी कॉलोनीज होती है ना। तो मान लो इस के शेल में एक कॉलोनी है जिसका नाम है एस। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक कॉलोनी है। देखो जो भी नंबर है ना, जो भी नंबर है हमारे शेल का, उतनी ही नंबर ऑफ कॉलोनीज होगी हर एक शेल में। ओके, तो ये शहर जो है इसका अगर नंबर 1 है तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक कॉलोनी है। इस शहर का नंबर अगर 2 है तो इसका मतलब है यहां पर कितनी कॉलोनीज है, यहां पर 2 कॉलोनीज है। समझ रहे हो? इस शहर का नंबर अगर 3 है तो इसका मतलब है यहां पर टोटल कितनी कॉलोनीज है, यहां पर टोटल मिलाकर 3 कॉलोनीज है ना। और इस शहर का मतलब अगर इसका नंबर 4 है तो इट मींस इसमें कितनी कॉलोनीज है टोटल, 1 2 3 एंड 4 कॉलोनीज है। ठीक है, ओके। अब इन कॉलोनीज का नाम लिखना है। जैसे हमारे यहाँ पे कॉलोनीज होती हैं, सपोज एक लाल बाग कॉलोनी है, एक कॉलोनी है जिसका नाम है साकेत विहार, तो अलग अलग कॉलोनीज है ना। उसी तरह से इस कॉलोनी का नाम है एस। ठीक है, इस कॉलोनी का नाम है एस और पी। तो एल नाम के शहर में, इस लुधियाना शहर में 2 कॉलोनीज हैं जिनका नाम एस और पी है। ठीक है, उसके बाद मुंबई शहर में 3 कॉलोनीज हैं जिनका नाम है एस, पी और क्या, डी। फिर सिमिलरली नागपुर शहर में टोटल 4 कॉलोनीज हैं जिनका नाम है एस, पी, डी और एफ। समझ रहे हो बात को? ओके। अब ये जो हर एक कॉलोनीज हैं इनका नाम शुरू कहां से किया है, एस से ही स्टार्ट किया है। एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो ये जो एस, पी, डी, एफ है, ये एग्जैक्टली क्या बताती है, ये हमें बताती है सब शेल के बारे में। सब शेल या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स। समझ गए बात को? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता है और सेकेंडरी क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, सब शेल। ओके फाइन। अब देखो बच्चों, ये तो आपको समझ में हल्का फुल्का आ गया होगा कि हमारा जो भी है ये सारे सिटीज हैं और इनके अंदर कॉलोनीज है ना। अब फाइनली मुझे आपको ढूंढना है, तो सिटी को लोकेट करना है, कॉलोनीज को लोकेट करना है और क्या करना है, आपके घर को लोकेट करना है ना। तो अब समझो, ये जो एस कॉलोनी है ना, इस नाम की जो कॉलोनी है जो हर एक शहर में है, इस कॉलोनी में सिर्फ एक घर होते हैं। तो एस नाम की जो कॉलोनी है उसमें सिर्फ एक घर है, फिर चाहे वो किसी भी शहर का हो। ठीक है, कितने घर होंगे, सिर्फ एक घर होंगे। जो पी नाम की कॉलोनी है उसमें टोटल 3 घर हैं, फिर चाहे वो किसी भी शहर का हो। ओके, तो पी नाम की कॉलोनी में 1 2 3 घर हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, तो पी नाम की कॉलोनी में 3 घर रहेंगे। एस नाम की कॉलोनी में कितना घर रहेगा, सिर्फ एक घर रहेगा। ओके, नाउ कमिंग टू डी। तो डी नाम वाली जो कॉलोनी है उसमें टोटल मिलाकर 5 घर है। ठीक है, तो यहां पर टोटल मिलाकर कितने घर हैं, 5 घर हैं। थोड़ा सा इसको मुझे छोटा बनाना पड़ेगा, है ना। तो चलो, यहां पर टोटल है 5 घर, 1 2 3 4 और ये 5 घर। ठीक है, डी नाम की कॉलोनी में। अब कमिंग टू यहां पर भी देखो, ये जो डी वाली कॉलोनी है इसमें टोटल मिलाकर 5 घर हैं। जो एफ कॉलोनी है इसमें टोटल मिलाकर कितने घर हैं, इसमें टोटल मिलाकर हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इस बात को समझो कि एस कॉलोनी कहीं पर भी हो उसमें घर कितना रहेगा, सिर्फ एक। पी नाम की कॉलोनी कहीं पर भी हो उसमें घर कितने रहेंगे, 3। डी नाम की कॉलोनी कहीं पर भी हो उसमें घर कितने रहेंगे, 5। और एफ नाम की कॉलोनी कहीं पर भी हो उसमें टोटल नंबर ऑफ घर कितने रहेंगे, 7 7। ठीक है, ओके
अब ये जो घर है ना, इनको बोला जाता है ऑर्बिटल। इनको क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब ये बात समझ में आई कि जैसे एक सिटी के अंदर कॉलोनीज होते हैं, कॉलोनी के अंदर घर होता है, सिमिलरली एक शेल के अंदर सब शेल होती है और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और उन ऑर्बिटल्स में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जैसे आपका घर है वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है बच्चों? ऑर्बिटल है। ठीक है, ओके। अब KLMN ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शेल बताता है। सेकेंडरी क्वांटम नंबर सब शेल बताता है। और ऑर्बिटल्स की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कहां से मिलती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती है। ठीक है, ओके। सो नाउ अब हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं। तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये शेल है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल शेल रिप्रेजेंट करता है। इसकी नोटेशन जो होती है ना वो होती है स्मॉल n। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है शेल, नोटेशन इज स्मॉल n। फाइन। नाउ कहां से कहां तक रेंज है, क्या क्या नाम है इनका? KLMN है ना। और मैंने आपसे कहा कि हर एक क्वांटम नंबर्स की एक अल्फाबेटिकल नोटेशन तो है ही, साथ ही कौन सी नोटेशन होती है? करस्पॉन्डिंगली एक न्यूमेरिकल नोटेशन भी होती है। ठीक है, जैसे कि एक शहर का नाम होता है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक पिन कोड होता है। आपके घर का कुछ नाम भी होगा और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ पिन कोड, कुछ एक कोड भी होगा कि हाँ भाई इस घर का नंबर इतना है, तो घर का नंबर है 40 और घर का नाम है ये वाला घर। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं इनके अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल नोटेशन दोनों ही होते हैं। ठीक है ना, तो ये KLMN ये सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं। शेल की वैल्यू को ये बता रहा है। K शेल का नाम है, L शेल का नाम है, M शेल का नाम है और N भी शेल का नाम है। ठीक है, ओके। K बोले तो N इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो N इज इक्वल टू 1 इज K, L is N is equal to 2, M is N is equal to 3 और N is N is equal to 4। तो K कहें या फिर K बोले या फिर N is equal to 1 बोले, एक ही बात है। ठीक है, L कहें या फिर N is equal to 2 बोले, सेम बात। M शेल बोल रहे हो या फिर या फिर आप बोल रहे हो N is equal to 3, दोनों सेम बात है। और N शेल या फिर कैपिटल N शेल या फिर स्मॉल n इज इक्वल टू 4, दोनों सेम बात है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे ये फोर्थ शेल है, ये थर्ड शेल है, ये सेकेंड शेल है, वो फर्स्ट शेल है, तो जब आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो साइज ऑफ शेल भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और एनर्जी ऑफ शेल भी बढ़ती जाएगी। तो जब हम n की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है? साइज भी बढ़ती जाती है। समझ गए हो? ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को रिप्रेजेंट करता है। शेल KLMN शेल होते हैं और उसके बाद करस्पॉन्डिंगली उनके कुछ न्यूमेरिकल नोटेशन भी होते हैं, दैट इज स्मॉल n इज इक्वल टू 1 2 3 4, है ना। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंडरी क्वांटम नंबर। अब ये जो सेकेंडरी क्वांटम नंबर है, इसे और क्या क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या फिर इसको एक और क्या कहते हैं? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, ये सारे नाम सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स के ही हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल l, ये क्या था? स्मॉल n। सेकेंडरी क्वांटम नंबर क्या है? स्मॉल l। ठीक है, ओके।
तो सेकेंडरी क्वांटम नंबर एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली सब शेल को, है ना, सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए हो? ओके, नाउ सब शेल की क्या क्या है, क्या क्या नंबर्स हैं, क्या क्या अल्फाबेटिकल नोटेशन है वो देख लो। सब शेल एस, पी, डी और एफ होते हैं। एस, पी, डी, एफ, इसके बाद जी होता है, लेकिन जी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो एस, पी, डी, एफ ये सारे सब शेल्स होते हैं। एस को आप L इज इक्वल टू 0 भी बोल सकते हो, P को आप L इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हो, D को आप L इज इक्वल टू 2 भी बोल सकते हो, और F को आप L इज इक्वल टू 3 भी बोल सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो मैं L इज इक्वल टू 1 बोलूं या फिर मैं P सब शेल बोलूं, दोनों सेम बात है। ठीक है, स्मॉल एल बोल दिया, स्मॉल एल बोल दिया, इसका मतलब है सब शेल बता दिया। ठीक है ना? ओके, और उसके बाद मैंने एल की वैल्यू 1 बोल दी, इसका मतलब कौन सा सब शेल? पी सब शेल। अगर मान लो मैं बोलती हूँ एल इज इक्वल टू 2, इसका मतलब कौन सा सब शेल होगा? डी सब शेल होगा। ओके फाइन, तो ये तो सब शेल की वैल्यूज हैं। अब क्या होता है रेंज? तो L की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है? 0 टू n-1। L की वैल्यू रेंज करती है 0 टू n-1। ठीक है, जो सबशेल है एस सबशेल होता है स्फेरिकल। एस सबशेल इज कैसा? स्फेरिकल, इसकी शेप स्फेरिकल होती है। ठीक है, जो पी सबशेल है उसकी शेप होती है डम्बेल। ठीक है, डम्बेल शेप्ड, डम्बेल शेप्ड। ओके, डी सबशेल की शेप कैसी होती है? डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। और एफ की शेप कैसी होती है? लीफ लाइक, लीफ लाइक। ये जो शेप है स्पेसिफिकली इनको हम अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना ध्यान रखना, एस स्फेरिकल शेप का होता है, पी डम्बेल शेप का होता है, डी डबल डम्बेल शेप का होता है, डबल डम्बेल, और एफ लीफ लाइक होता है। ठीक है, ओके नाउ अब देखो ये जो आपने सबशेल की रेंज पढ़ी, L इज इक्वल टू, L कहां से कहां तक रेंज करता है? एक पर्टिकुलर शेल में 0 टू n-1 तक रेंज करता है। ठीक है, ओके नाउ देखते हैं थोड़ा आगे। अगर मान लो n की वैल्यू फर्स्ट है, n इज इक्वल टू 1, n का मतलब समझते हो ना? शेल। तो n इज इक्वल टू 1 अगर है तो L की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगी बच्चों? L की वैल्यू तो रेंज करेगी 0 टू n-1 तक, है ना? इसका मतलब है 0 टू 1-1, दैट इज 0 टू 0, दैट इज 0। तो L की वैल्यू कहां तक रेंज करेगी? सिर्फ 0। L विल बी इक्वल टू 0 इन केस ऑफ n इज इक्वल टू 1। तो जो ये पहला वाला शेल है ना, पहला वाला शेल, उसमें सिर्फ एक ही सब शेल होता है और उसका नाम क्या है? L इज इक्वल टू 0। समझे? नाउ n इज इक्वल टू 2 में आ जाते हैं, सेकेंड शेल में आ जाते हैं। तो सेकेंड शेल में n की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगी? 0 टू n-1 तक, है ना? तो सेकेंड शेल में L की वैल्यू 0, 1 होगी, है ना? 0, 1 क्यों? 2 क्यों नहीं? क्योंकि वैल्यू ही n के रेस्पेक्ट में 0 टू n-1 ही होती है। ठीक है, L की वैल्यू। ओके, अब अगर हम n इज इक्वल टू 3 में आ जाए तो L की वैल्यू क्या क्या होगी? 0, 1, 2, 0, 1, 2। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि L की वैल्यू 0 से n-1 तक एग्जिस्ट करती है ना। इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक है? 0 से लेकर n-1 तक है। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। अब हम n इज इक्वल टू 4 में आ जाते हैं तो वैल्यू कहां से कहां तक है? 0, 1, 2, 3 तक। फाइन, ओके। अब देखो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है, सेकेंड शेल में 2 सब शेल है, थर्ड शेल में 3 सब शेल है, फोर्थ शेल में 4 सब शेल है। ठीक है, इनका नाम क्या क्या है? L इज इक्वल टू 0 पहले वाले शेल में एक सब शेल है जिसका नाम है L इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 2 में मतलब सेकेंड शेल में कितने सब शेल है? 2 हैं, 0 और 1। थर्ड शेल में कितने सब शेल है? 0, 1 और 2।
और फोर्थ शेल में कितने सब शेल हैं? 0, 1, 2 और 3, है ना। अब बताओ L इज इक्वल टू 0 को और आप क्या कहते हो? S कहते हो, है ना। तो इसे हम S बोलेंगे। L इज इक्वल टू 0 को क्या बोलते हो? S बोलते हो। L इज इक्वल टू 1 को क्या बोलते हो? P बोलते हो, राइट। अगेन L इज इक्वल टू 0 को क्या बोलते हो? S बोलते हो। इसे क्या बोलते हो? P बोलते हो। और L इज इक्वल टू 2 को क्या बोलते हो बच्चों? D बोलते हो, है ना। L is equal to 0 again is S, and this is P, and this is D, and L is equal to 3 is F, right? ठीक है, ठीक है। तो S, SP, यहां पर SPD, थर्ड शेल में S सब शेल भी है, P सब शेल भी है और D सब शेल भी है, राइट। फोर्थ शेल में S, P, D, F, ये 4 सब शेल है ना। ओके, नाउ देखो ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, और ये भी ऐसे है ना। तो हम इन सभी को आपस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हम यहां पर आगे 1 लिख देंगे, 1s, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। इसका मतलब ये है कि ये जो s है वो फर्स्ट शेल का s है, ये जो s है वो सेकेंड शेल का s है, ये वाला S थर्ड शेल का S है, ये वाला S फोर्थ शेल का S है। समझ गए हो बात को? ओके, सो ये L की वैल्यूज है फॉर N इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। ओके, फाइन। अब हम जब ये सारी वैल्यूज सीख गए तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तीसरा क्वांटम नंबर होता है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, ठीक है। ये क्या बताता है? ये बताता है फाइनल घर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स बताता है। और एक ऑर्बिटल में मैंने आपको बताया था मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2, या तो 1 रहेंगे या फिर 2 रहेंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते, ठीक है। ओके, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है? तो स्मॉल m इज इक्वल टू +L टू -L, ये होती है वैल्यू ऑफ स्मॉल m, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मान लो मेरे पास एक L इज इक्वल टू 0 है, L इज इक्वल टू 1 है, 2 है, ठीक है। चलो इन सारे केसेस को देख लेते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू क्या आएगी? मतलब L इज इक्वल टू 0 का मतलब समझते हो ना, S सब शेल, दिस वन इज P सब शेल, दिस वन इज D सब शेल, ठीक है, ये D है, दिस वन इज D। तो M की वैल्यूज क्या क्या आएंगी बच्चों? +L टू -L इंक्लूडिंग 0। तो यहां पर कितना होगा? सिर्फ 0, सिर्फ 0। यहां पे क्या होगा? चलो लिखते हैं -1, 0, +1, यही होगा ना। तो जब भी कभी आप L इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हो, मतलब P सब शेल की बात कर रहे हो, तो M की वैल्यू क्या क्या होगी? M की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगी? P सब शेल में, P नाम की जो कॉलोनी है उसमें 3 घर हैं, है ना, 3 घर हैं, 1 घर, 2 घर, 3 घर। और इन तीनों घर की जो न्यूमेरिकल नोटेशन है वो क्या है? -1, 0 और +1, ठीक है। ओके, अब हम D सब शेल में आ जाते हैं। तो D सब शेल में जो घर है बच्चों, उनमें उनकी अल्फाबेटिक, उनकी न्यूमेरिकल नोटेशन क्या क्या है बोलो? -2, -1, 0, +1, +2। समझ गए इस बात को? तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एग्जैक्टली क्या बताता है? ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये m इज इक्वल टू 0 है, दिस वन इज फॉर S सब शेल। S सब शेल में सिर्फ एक घर होता है जिसका न्यूमेरिकल नोटेशन 0 होता है, ठीक है। P सब शेल में 3 घर होते हैं, P सब शेल में 3 घर होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनका न्यूमेरिकल नोटेशन इज -1, 0 एंड +1, ओके। P में, और ये है D में कितने सारे घर होते हैं बच्चों? 5 घर होते हैं टोटल, जिनका न्यूमेरिकल नोटेशन क्या है? -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। ओके, अब मैंने आपसे ही पहले ही कहा था
कि हर एक क्वांटम नंबर्स की अपनी अल्फाबेटिकल नोटेशन तो है ही, साथ ही उन सभी की अपनी अपनी करस्पॉन्डिंगली न्यूमेरिकल नोटेशन भी है। तो ये जो m का लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? न्यूमेरिकल नोटेशन। तो चलो अब हम इनकी अल्फाबेटिकल नोटेशन लिखते हैं, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है, इसको हम डायरेक्टली s बोल देते हैं, ठीक है ना। इसे डायरेक्टली क्या कहा जाता है? s कहा जाता है, या फिर कई बार ऐसे m और सबस्क्रिप्ट में s लिख दिया जाता है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 0 मतलब ये है कि जो जीरो नंबर वाली जो कॉलोनी होती है, उसमें जो घर होता है उसका भी नंबर कितना होता है? 0 ही होता है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू p में 3 तरह के घर हैं, 3 घर हैं, -1 नंबर वाले, 0 नंबर वाले और +1 नंबर वाले, ठीक है। ओके, इनका चलो लिखते हैं अल्फाबेटिकल नोटेशन। तो 0 वाला जो है ना, 0 वाला जो है उसका नाम होता है, इन केस ऑफ p सबशेल, जो 0 वाला घर है उसका नाम होता है PZ, ठीक है। जो -1 वाला घर है और जो +1 वाला घर है, इनका नाम होता है PX और PY। -1 वाले का नाम होता है PY और PX। मतलब ये कि 0 वाला तो फिक्स्ड है, वो हमेशा क्या होगा? PZ होगा, ठीक है। लेकिन जो +1 और -1 वाला है वो PX भी हो सकता है, PY भी हो सकता है। अगर इसको PY बोलोगे तो इसको PX बोलना, इसे PX बोलोगे तो उसको PY बोलना, समझे। लेकिन 0 वाला फिक्स्ड है, दैट इज PZ। ओके, नाउ कमिंग टू D। तो D में जो D हमारे जो सबशेल है सेकेंड, L इज इक्वल टू 2, D सबशेल मतलब D नाम वाली जो हमारी कॉलोनी है उसमें टोटल घर कितने? 5 घर हैं। उन 5 घर का न्यूमेरिकल नोटेशन क्या क्या है? -2, -1, 0, +1, +2। लेकिन इनकी जो अल्फाबेटिकल नोटेशन है वो भी कुछ होगी, है ना। तो चलो अल्फाबेटिकल नोटेशन को याद कर लेते हैं। क्या क्या है अल्फाबेटिकल नोटेशन? 0 वाले का अल्फाबेटिकल नोटेशन तो फिक्स्ड है, ये होगा DZ², क्योंकि ये सारे घर कहाँ के हैं बच्चों? ये सारे घर D सबशेल के हैं, ठीक है। तो दिस इज DZ²। -2 और +2 वाला जो है वो क्या होगा? DXY और DX² -Y²। तो -2 वाले को DXY बोलोगे, तो +2 वाले को क्या बोलोगे? DX² -Y² बोलोगे, समझ गए। तो ये दोनों तो आपस में, एक को DXY बोला, दूसरे को DX² -Y² बोला, ठीक है, 2 वाले को। नाउ कमिंग टू +1 -1। तो +1 -1 जो है इसकी जो नोटेशन है वो नोटेशन क्या है? +1 -1 की नोटेशन इज इसे हम बोलते हैं DYZ और DXZ। देखो XY तो यूज हो गया है ना, अब क्या क्या बचा? DXZ बचा और DYZ बचा, ठीक है। तो हम +1 को बोलेंगे DXZ, तो हम -1 को क्या बोलेंगे? DYZ, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो XZ और YZ किसके लिए फिक्स्ड है? ये फिक्स्ड है 1 के लिए, ठीक है। अब आप +1 और -1 में इनको आप आपस में ऑल्टरनेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्बिटल्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, नाउ कमिंग टू स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, बच्चों जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में होती है तो वो अपने खुद की एक्सिस में रोटेट कर रही होती है, ठीक है, जिसे आप स्पिन बोलते हो। तो एक रूल है जो हम आगे पढ़ेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन परफॉर्म कर रहा है एक ऑर्बिटल में, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन परफॉर्म करेगा इन द सेम ऑर्बिटल। मतलब एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है
तो दोनों अपोजिट स्पिन में रहेंगे, ठीक है, दोनों अपोजिट स्पिन में रहेंगे। तो स्पिन की जो वैल्यू होती है वो होती है +½ और -½ +½ और -½ ठीक है। ओके, अब स्पिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक ऑर्बिटल में हमेशा अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, और इनकी वैल्यू +½ और -½ होती है। फाइन, ओके। नाउ अब हम यहां से कुछ टेक अवे पॉइंट्स हैं जिनको हम एक साथ इकट्ठा लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक और ये आपको चेक करना होगा, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मान लो एक शेल है, शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो एक शेल में वन शेल या फिर हम बोले nth शेल contains how many subshells? तो nth शेल contains n सबशेल। याद है ना, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जो हमारा सेकेंड शेल था, सेकेंड शेल, उसमें कितने सबशेल थे? 2, है ना। सेकेंड शेल में कितने सबशेल थे बच्चों? कितने सबशेल थे? 2 सबशेल थे। कंटेन्स 2 सबशेल। याद आया? क्या क्या नाम था उनका बताना? S और P, ठीक है। थर्ड में कौन कौन सा था? S, P और D। फोर्थ में कौन कौन सा था? S, P, D और F, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, nth शेल कंटेन्स n सबशेल। ओके, नाउ nth शेल contains n स्क्वायर ऑर्बिटल, n स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? n स्क्वायर ऑर्बिटल्स। मैंने आपको ये बता दिया है कि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में एक घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो बताओ nth शेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऑर्बिटल n स्क्वायर है तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 2n स्क्वायर होगा, है ना। ओके, ये सारी तो शेल की बातें हैं। अब सबशेल की बात में आ जाते हैं बच्चों। तो सबशेल का ये है कि एक सबशेल contains 12 + 1 ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक सबशेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 12 + 1, ठीक है। और ये जो सबशेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 × 12 + 1, 2 × 12 + 1, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। क्योंकि जितना भी ऑर्बिटल का नंबर है उससे डबल किसका नंबर होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, राइट। ओके, सो दिस इज अबाउट सबशेल। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो आपको पता ही है, और वन ऑर्बिटल कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब इन सभी का आप एग्जाम्पल पुट करके देख सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपसे ये कहती हूं, जैसे अगर हम ये देखें, इसका एग्जाम्पल तो हमने देखा, जो सेकेंड शेल है उसमें कितने सारे सबशेल होते हैं? 2 सबशेल होते हैं, है ना। अब ये देखो, जो nth शेल है उसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? तो मान लो हम फिर से सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड शेल, मैंने आपसे कहा था जो सेकेंड शेल होगा वो कुछ ऐसा था, ठीक बात है। सेकेंड शेल कुछ ऐसा था, और इस सेकेंड शेल में कितने सारे कॉलोनीज थे? 2 कॉलोनीज थे। एक का नाम था S, एक का नाम था P। S में कितना घर था? 1। P में कितने घर थे? 3। P में कितने घर थे? 3 घर थे, है ना। ओके, तो ये था हमारा n = 2। अब एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। nth शेल में सबशेल कितने? 2। nth शेल में n = 2 अगर है
तो इसमें सबशेल कितने हैं बच्चों? S और P सिर्फ 2 हैं, ठीक है, 2 सबशेल है, कंटेन्स 2 सबशेल। क्लियर? नाउ nth शेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं? तो ये कौन सा शेल है? ये सेकेंड शेल है। इसमें ऑर्बिटल्स कितने होने चाहिए? 2 स्क्वायर, 4 होने चाहिए, है ना? देख लो क्या 4 हैं? हाँ, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, टोटल मिलाकर 4 ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? ओके, तो 4 ऑर्बिटल्स हैं, ये बात तो सही निकली। नाउ nth शेल कंटेन्स 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। तो ये जो सेकेंड शेल है, इसमें अगर 4 घर हैं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, राइट? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। नाउ एक सबशेल कंटेन्स 12 प्लस 1 ऑर्बिटल्स। तो चलो मैं p सबशेल की बात करती हूं, ठीक है, p सबशेल की बात करती हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट p सबशेल। p सबशेल का मतलब समझते हो? L इज इक्वल टू कितना? 1। इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 12 प्लस 1। तो ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं? 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 ऑर्बिटल्स। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ये जो p सबशेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ओके। नाउ जो सबशेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यस, तो 2 इंटू 3 ऑर्बिटल्स दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p सबशेल में 3 घर होते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बच्चों? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ठीक है। तो p कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। और ये तो हमने देख ही लिया कि एक ऑर्बिटल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गॉट इट? ओके, हम इसको और भी कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे थोड़ी देर में। अब कुछ और पॉइंट्स बच्चों, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए, जैसे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बच्चों, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है? जब भी कभी एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसकी जो मोमेंटम होती है उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, है ना? ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और लास्ट है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इन सभी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट L इंटू L प्लस 1। जो भी L की वैल्यू है, जो भी सबशेल की वैल्यू है, दैट इंटू L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, ठीक है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? अंडर रूट S इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, ओके। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? NH अपॉन 2 पाई। N क्या है बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है ना, ओके। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? अंडर रूट N इंटू N प्लस 2। इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसमें N रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर जो N है ये क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, समझ गए हो? H अपॉन 2 पाई इज ऑल्सो नोन एज reduced Planck's कांस्टेंट, ठीक है। और हम इसे और क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम डायरेक्ट कांस्टेंट भी कहते हैं, डायरेक्ट कांस्टेंट,
इसे हम क्रॉस H भी कहते हैं या H बार भी कहते हैं। तो इतने सारे नाम है। H/2 को हम रेड्यूस प्लैंक कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर डायरेक्ट कांस्टेंट कहते हैं, या फिर क्रॉस H कहते हैं, या फिर H बार कहते हैं। ठीक है, और आप इन फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्टली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। एक बात ध्यान रखना, हमेशा स्पिन एंगुलर मोमेंटम जब भी निकालोगे हमेशा वैल्यू S की प्लस हाफ डालना, माइनस हाफ मत डालना। ठीक है, ऑलवेज प्लस हाफ। तो ये हमेशा क्या रखना है बच्चों, ये वाली जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रखनी है, वो हमेशा रखनी है प्लस हाफ। समझ गए? तो दिस इज अबाउट क्वांटम नंबर्स। फाइन, ओके। अब बच्चों हम सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है।